नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और सवाल आज उसमें यह है कि हादसों पर आखिरकार लगाम कब लगेगी। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। अलग अलग आंकड़ा ये चल रहा है और कई जगह पर 9 की तो कई जगह पर 15 की भी खबर सामने आई है। वहीं 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। सवाल है कि टेक्निकल फॉल्ट या बड़ी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। सवाल यह भी कि सिग्नल तोड़ ट्रैक पर कैसे दौड़ी मालगाड़ी, और सवाल यह कैसे होगी हादसों पर रोकथाम। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। 8:35 मॉर्निंग, तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था। वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सहम गया। पलक झपकते ही दर्जन भर लोग काल के काल में समा गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया। त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा की पीछे की बोगी मालगाड़ी पर चढ़कर लटक गई। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डब्बे डिरेल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेल मंत्री सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। सिग्नल सिस्टम में खराबी से टक्कर की आशंका जताई गई है। बेहद स्लो स्पीड से चल रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज किया। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया है कि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि मालगाड़ी के चालक ने की थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। यानी ये साफ हो चुका है कि यह हादसा मानवीय चूक की वजह से हुआ है। इस हादसे ने पिछले साल ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की याद दिला दी है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि उस कवच सिस्टम का क्या हुआ, जिसकी बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 साल पहले कही थी कि कवच सिस्टम की वजह से किसी भी ट्रेन में टक्कर नहीं होगी और ट्रेन हादसों पर लगाम लगेगी। हालांकि ये सामने आया है, किस्सा हुआ है, वहाँ ये कवच सिस्टम लागू ही नहीं था। यानी 1 साल पहले हुए इतने बड़े हादसे से भी कोई सबक नहीं लिया गया। आखिर सिस्टम की नाकामी की वजह से आम यात्री कब तक जान गंवाते रहेंगे। टीम न्यूज स्टेट। और देखिए, अभी तक तो ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे के कारण क्या थे। और कई बार जब ये चीजें सामने भी आती हैं तो उनको उस तरीके से हाईलाइट किया नहीं जाता है। हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। बीके अग्निहोत्री जी हैं, रेलवे विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अशोक त्रिपाठी जी हैं, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले थोड़ा सा अगर इस मामले को डिकोड करने की तरफ हम आगे बढ़े, बीके अग्निहोत्री जी, तो आप क्या लापरवाही इसमें देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर अभी तक बताए जा रहे हैं कि बारिश की वजह से हो सकता है कि जो मालगाड़ी थी उसके को चीजें ना दिखी हों। सिग्नल को लेकर बताया जा रहा है कि वो सुबह के वक्त भी खराब था, वहां से गाड़ियां
रुक रुक कर निकली हैं। तो आप अभी तक किस तरीके से चीजों को देख पा रहे हैं? जो कवच सिस्टम है ये धीरे धीरे रेलवे में लग रहा है, क्योंकि इसमें पैसा लगता है ना, तो जब तक बजटिंग इसका नहीं होगा तब तक तो सारा सिस्टम नहीं लग पाएगा। तो कवच सिस्टम से तो ये चीज कवर होती है, लेकिन कवच यहाँ लगा ही नहीं हुआ था। नहीं, इस हादसे के पीछे के कारणों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का जो हमने इस्तेमाल करना चाहा है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकी है ड्यू टू बजटिंग, क्योंकि इसके लिए बजट नहीं था। ठीक है अशोक जी, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं अभी तक, इसमें दोनों एंगल हैं कि सिग्नलिंग में भी फॉल्ट हो सकता है या फिर इसमें मानवीय भूल भी। आप ज्यादा किसको यहां पर देख रहे हैं? क्या ज्यादा संभावनाएं हो सकते हैं इस हादसे के पीछे? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने वाकई एक क्रूशियल क्वेश्चन किया है, और हमारे रेलवे विशेषज्ञ अग्निहोत्री साहब ने बड़े ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके मामले को रफा दफाने की कोशिश की है। ये एक्सीडेंट बेसिकली ह्यूमन एरर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए नहीं रुका हुआ है कि एक्सीडेंट ज्यादा जब होंगे तब बजट अप्रूव्ड होगा। आप रेल चलाना तो बंद नहीं कर रहे हैं ना, इनकम तो रोज कर रहे हैं। जब पैसेंजर टिकट खरीद रहे हैं, भारत सरकार खुद रेलवे को अपना हिस्सा मानती है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है नहीं कि उसको अप्रूवल लेना है कहीं से। तो रेल मंत्री साहब जब 1 साल पहले, और हमारी सीआरबी वर्मा जी जब बालासोर में एक्सीडेंट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करने के लिए पीएमओ हाउस गई हुई थी। तब वो तो रेलवे बोर्ड सीनियर मेंबर थी, केवल चेयरमैन नहीं थी। तो उन्होंने बड़े ही चालाकी से, बड़े ही समझदारी से बातों को एक्सप्लेन किया प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। और नॉर्मली जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक कॉज ह्यूमन एरर, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का फॉल्ट बता करके मामले को रफा दफा किया जाता है। कुछ दिन शोर होता है भारत में, लोग भूल जाते हैं, जिनके घर से चिराग मिट जाता है वो बेचारे छाती पीटते रह जाते हैं। तो ये भारत का एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है सन 1947 से लेके आज तक। तो मैं मूल बात पे आता हूं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो मैं आपको बताता हूं कि जब कंचनजंगा न्यू जलपाईगुड़ी से चली है तो वो स्लो चल रही थी। इसका मतलब है कि उसको सिग्नल था, एलो था, और स्टेशन से वो निकल चुकी थी। अब जब एक ट्रैक पे आपने एक सिग्नल को दे दिया, एक गाड़ी को चला दिया कंट्रोल ने, तो स्टेशन मास्टर ने भी क्लियर कर दिया, वो गाड़ी चल दी, स्लोली स्पीड पकड़ेगी, एकाएक तो 100 की स्पीड में नहीं आएगी, स्लोली पिकअप करेगी। तो उसी ट्रैक पे अगर मालगाड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टेशन पे न्यू जलपाईगुड़ी के आउटर सिग्नल पे कंट्रोल ने उसको ग्रीन सिग्नल दे रखा है। जब उसे ग्रीन सिग्नल दे रखा है तो ड्राइवर तो ह्यूमन है ना, उसको तो जो मापदंड बताया गया है कि ग्रीन पे तुम अपने नॉर्मल स्पीड पे चलोगे, येलो पे स्लो चलोगे, रेड पे रुक जाओगे, वो तो लेमैन की तरह तो है नहीं। उसको जितना ट्रेनिंग दिया गया है बड़ी ईमानदारी से ड्राइव किया और वो स्पीड से चला जा रहा है। अचानक जब 500-600 मीटर से ज्यादा कोई एक नॉर्मल विजिबिलिटी का व्यक्ति नहीं देख सकता है, जब उसको दिखा होगा गाड़ी, तब तक गाड़ी को उसने ब्रेक से रोकने की कोशिश की होगी। और चूंकि पैसेंजर गाड़ी और गुड्स ट्रेन में ये अंतर होता है कि गुड्स ट्रेन को आप तुरंत नहीं रोक सकते, पैसेंजर में तो फिर भी ब्रेकिंग सिस्टम सब लेवल पे अच्छा होता है। तो वो गाड़ी हिट कर गई। अब चेयरमैन साहब का अभी मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो पीछे के डब्बे पे हिट किया, मालगाड़ी मतलब वो उसमें पार्सल यान था, तो जो इम्पैक्ट का जो तेज था, नुकसान था, वो कम हुआ। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं रेलवे बोर्ड की मेंबर से कि जिस एक्सीडेंट को बताते बताते वो चेयरमैन बन गई और बड़े ही समझदारी से उन्होंने अभी तक रेल चलाया है, और रेल चलाने में उनकी तरफ से पूरी कोताही चल रही है, मेंटेनेंस के ऊपर काम नहीं है। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि रेल के ऊपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस जब तक नहीं होगा
गाड़ियां इस तरह से डिरेल होंगी। पिछले 15 दिन का केवल आपको डाटा देखिए रेल का, तो 15 दिनों में कम से कम 7 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, जो मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बने क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा था, लोग नई सरकार बना रहे थे, लोग दूसरी तरफ उलझे हुए थे। तो मेरा माननीय रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप अपने एडवाइजरों को रिप्लेस कीजिए। आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, राज्यसभा से आए हैं, आपको बेसिक ग्राउंड की जानकारी नहीं है। ग्राउंड की जानकारी तब होगी जब आप साइट पे जाएंगे, और साइट पे वर्कर पूरी मेहनत से काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। आपके ऑफिसर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट परचेस किए जा रहे हैं उसमें डुप्लीकेसी है, उसकी क्वालिटी परफेक्ट नहीं है, ट्रेनिंग शेड्यूल ठीक नहीं है। जो मैन पावर 17,000 था एक समय 2019 तक 21 तक एम्प्लॉइज हमारे पास 17 लाख थे, आज घट करके 11 लाख हो गए हैं। तो आप एक बात बताइए कि मैन पावर घटता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ट्रेनों की स्पीड बढ़ती जा रही है, ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं, तो उसको आप किस ट्रैक पे चलाएंगे? टेक्नोलॉजी के सहारे चलाएंगे। आपके पास केवल वंदे भारत का रिलीज करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं बचा है। आपके लोग मारे जा रहे हैं। पैसेंजर की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम सवाल है। मैं एक सवाल यहाँ प्रकाश जी से चाहूंगा, उसके बाद मैं वापस आपके बाद लौटूंगा। सर प्रकाश जी, एक चीज तो है कि यहाँ पर लापरवाही हुई या क्या हुआ, यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट था ये, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं जब वो भी सामने नहीं आ पा रहे हैं, अलग अलग जगह पर कहीं 9, कहीं पर 15, कहीं पर कुछ आंकड़ा चल रहा है, एक क्लियर रिलीज जारी नहीं की जा रही है उसको लेकर, ताकि आंकड़े तो कम से कम स्पेसिफाई हो जाएं। देखिए, रेलवे का जो सिस्टम है काम करने का, उस सिस्टम को अब अगर हम समझ लें तो वो एक तरह से पूरा कर्टन के अंदर काम करता है। इस जलपाईगुड़ी क्षेत्र का जो भी डीआरएम का ऑफिस होगा, उस डीआरएम ऑफिस में एक पीआरओ होता जरूर है, लेकिन वो जो सूचनाएं देता है, वो कोई अगर मेगा ब्लॉक लगाए तो उसकी सूचना देगा, या कोई निरीक्षण करने आते हैं जीएम या डीआरएम तो उसकी सूचना देता है। कभी भी किस तरह से टेक्नोलॉजी का उन्नयन हुआ है, या जो ट्रैक है उनका मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा है, या जैसा अभी हमारे विशेषज्ञ साथियों ने बताया कि मैन पावर भी कम हो गया है, तो उसकी इस तरह की कोई भी जानकारी जो है रेलवे के पीआरओ सिस्टम से आती नहीं है। तो ये अभी जब ये एक्सीडेंट हुआ होगा तो निश्चित तौर पर इसको दबाने की कोशिश की गई होगी कि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जो चित्र देखे आ रहे हैं, जो जिस गति से वो एक्सीडेंट हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें जो कैजुअलिटी ज्यादा होने की, घायल भी बहुत लोग हुए होंगे, बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन अभी उसको कम करके बताया जा रहा है, या जितनी संख्या अभी जो आइडेंटिफिकेशन हो गया होगा वो बताया जा रहा होगा। तो निश्चित तौर पर ये रेलवे के पूरे सिस्टम की नाकामी तो है ही बिल्कुल, के हम इतने साल हमारी आजादी के बाद भी तकनीक के स्तर पर जो रेल कवच की बात हुई थी, वो रेल कवच हम नहीं लगा पाए हैं। और एक लंबे अरसे से जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो आचार संहिताओं की दुहाई देते हैं कि भाई चुनाव है, चुनाव की आचार संहिता थी, कभी विधानसभा की, कभी लोकसभा की। तो ये एक ऐसे इशू है कि इन पर आचार संहिता का क्या लेना देना है। ये एक सुरक्षा, पैसेंजर के यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है, जो ट्रेन की सुरक्षा का सवाल है, ट्रैक की सुरक्षा का सवाल है, तो उसकी तकनीक के लिए बजट तो हमेशा से होना ही चाहिए। और रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसके पास बजट की कोई कमी नहीं है। कमी जो है वो एक जो सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल सही कहा हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी ने, कि जो अधिकारी है वो अपने नेतृत्व को मिसगाइड कर, सर्विस को की बात हो या हमारे माननीय रेल मंत्री जी की बात हो, जिनकी रुचि तो टेक्नोलॉजी में बहुत है, लेकिन उसको नीचे तक लागू करने में वो अभी तक सफल हो नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें सर अशोक जी, तो सवाल तो यहां पर यह भी उठता है ना कि भाई जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, अगर हमारे पास एक कवच जैसी चीज है तो उसको हम कितना समय लेंगे लागू करने में, उसमें और कितना समय लगेगा कि वो सारी रेलवे, सारे ट्रैक पर हर जगह वो लागू हो जाए। ताकि बालासोर में भी हमने यही देखा, वहां भी यही कहा गया कि वो सिस्टम नहीं था, और यहां भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। देखिए, मैं थोड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सत्य हमेशा कठोर होता है। माननीय रेल मंत्री जी के पास रेल के अलावा 2 और डिपार्टमेंट है, और रेल अपने आप में इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि 3 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर एवरीडे ट्रेवल करते हैं। रेल मंत्री का सबसे पहला दायित्व है कि वो 3 करोड़ पैसेंजर्स को सही सलामत घर तक पहुंचाए।
डेस्टिनेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे फिनिश हो रहा है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और एमिनिटीज के ऊपर फोकस करना, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना। तो रेल मंत्री के पास या तो आईबीएम जो मतलब ब्रॉडकास्टिंग उनके पास है और भी डिपार्टमेंट है, या तो वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और या तो वो मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर विश्वास करके ये जिम्मेदारी दी है और वो राज्यसभा से आते हैं, तो ग्राउंड से तो जुड़े हुए वो मुझे नहीं दिखते कहीं से। क्योंकि जो व्यक्ति राज्यसभा से आता है वो मैनिपुलेशन और पैसे और ताकत के बल पे आता है। तो जो व्यक्ति ताकत के बल पे आता है, पोजीशन हासिल करता है किसी कैबिनेट में, तो वो अपनी मनमानी करता है। अगर वो मनमानी नहीं कर रहे हैं तो उनके रिज्यूम में इतने एक्सीडेंट, उसके ऊपर अब तक तो कई ईडी लेवल से ऊपर, मतलब कि पीएचओडी से ऊपर के लोगों को बर्खास्त होना चाहिए, घर जाना चाहिए, रेलवे में रिफॉर्म लागू होना चाहिए और रेल मंत्री को ट्रैक पे दिखना चाहिए। रेल मंत्री तो अपने थर्ड फ्लोर के कमरे से बाहर कम निकलते हैं, उनके एडवाइजर केवल पोस्टिंग और परचेजिंग और ठेकेदारी में इन्वॉल्व हैं। और ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के पास जा रही होगी और मैं आशा करता हूं कि सीबीआई की जांच कराएं तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों की हैसियत, वर्थ वैल्यू विद इन 2 इयर्स कहां से कहां पहुंच गई। ठीक, देखिए अग्निहोत्री जी, जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कारण यहां पर गिनाए गए। आपकी नजर में एक तो चलिए पैसे का आपने कमी बताई, लेकिन मैन पावर का कम होना भी, क्या वहां पर भी कोताही की जा रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों की सेफ्टी से जुड़ा ये मामला है? ऐसा है, पैसे की जो कमी है, पहले रेलवे का बजट अलग से होता था, तब रेलवे की जिम्मेदारी होती थी कि अपनी सेफ्टी को पूरी तरह देखे। अभी रेलवे का बजट तो मर्ज कर दिया गया पूरे बजट में, तो अब तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो बजट पूरी तरह प्रोवाइड करे और जब कोई टिकट खरीद रहा है तो उसकी सेफ्टी इंश्योर्ड है कि नहीं, ये उसको पता होना चाहिए कि हम ऐसा टिकट खरीद रहे हैं जिसमें कि कवच है ही नहीं। ठीक है सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अशोक जी। अग्निहोत्री साहब बहुत ही बुजुर्ग हैं और हमसे सीनियर हैं। मैं इनको बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि ये पूरे इस घटनाक्रम को एक नए रूप में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार की तरफ से ये उसके फेवर में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अग्निहोत्री साहब, जब रेलवे का बजट अलग नहीं पड़ती थी, अब तो अप्रूवल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मन का मालिक है रेल मंत्री, वो जो चाहे जितना चाहे पैसा खर्चा कर सकता है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। उसको एम्प्लॉयमेंट में, चाहे डेवलपमेंट में, चाहे टेक्नोलॉजी में, उसको कोई रोक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्री हैंड दे रखा है। अगर वो इसके बाद भी काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री साहब ने क्यों इनको कंटिन्यू कराया है, ये बेहतर रेल मंत्री ही जवाब देंगे और रेल के कंज्यूमर इनसे पूछेंगे जो रोज मारे जा रहे हैं। प्रकाश जी, एक सवाल तो ये है कि हम रेलवे के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। रेलवे शायद आज की तारीख में एक ऐसी चीज है जिसे पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और लेकिन फिर भी वही शिकायतें हैं कि रेलवे का समय पर अभी भी नहीं पहुंचना एक बड़ा इशू रहता है। इसके अलावा वहां पर जो साफ सफाई है उसको लेकर इशू रहते हैं। AC 2 में सफर कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद की जो स्थितियां हैं, और टिकटें भी महंगी हुई हैं धीरे धीरे। हमने देखा है कि जो स्लीपर क्लास की सीटें पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब वो कम होकर AC 3 की ज्यादा सीटें जा रही हैं। तो ये सिचुएशन जब है, पैसा ज्यादा जा रहा है, उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरती क्यों नहीं, ये सवाल। और रेलवे हमेशा हमने देखा है कि नेगेटिव खबरों को लेकर बहुत चर्चा में रहता है, चाहे इसमें भ्रष्टाचार की जो बातें सामने आती हों, या फिर अब जिस तरह के बड़े बड़े हादसे सामने आते हैं उसको लेकर हो, या फिर इसकी लेट लतीफी को लेकर। देखिए क्या है, रेलवे के साथ अपनी एक काम करने की उसकी एक कार्यप्रणाली है रेलवे की, और वो उसी कार्यप्रणाली के तहत काम करते हैं रेलवे का। और अभी जो मंत्री आते हैं, जिस तरह के लालू जी आए तो उन्होंने गरीब रथ चलाया, नीतीश जी का अपना एक एजेंडा था, उसके पहले अगर माधवराव सिंधिया थे उनका अपना एजेंडा अलग था। हर एक रेल मंत्री की अपना एक एजेंडा लेके चलते हैं। तो ये जो हमारे रेल मंत्री जी हैं अश्विन वैष्णव जी, बढ़ाना चाहते हैं, तकनीकी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रेलवे में जो सबसे बड़ा मुद्दा उसकी सुरक्षा का है, संरक्षा का है, सेफ्टी का है, उस मुद्दे की तरफ, या जो
जो यात्री है उसकी सुविधाओं का है, एनिमिटीज का जो इश्यूज है उसकी तरफ उनका ध्यान कम है। और जो रेलवे का एक पूरा सिस्टम, जो मंडल बने हुए हैं रेलवे के जो वो 17-18 हिस्सों में रेलवे बटा हुआ है, बहुत सारे डीआरएम ऑफिस है, इन सब के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन की भी रेलवे में बहुत कमी देखी जाती है। मैं भी खुद जेडआरयूसीसी का मेंबर रहा हूं और मैं एक ऐसी जगह से हूं जहां पर दो डीआरएमओ का एरिया होता था, तो उस एरिया में काम करने में बड़ी दिक्कत आती थी कि दोनों डीआरएमओ के अपने अपने अलग व्यूज होते थे, वो अपने अलग अलग नियम बताते थे। तो ये इस तरह ये भी एक रेलवे की बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा रेलवे में जो नियंत्रण है सरकार का, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अपनी रेलवे की स्वायत्त। ठीक, अशोक जी, थोड़ा अगर हम सॉल्यूशन की तरफ अगर आप बढ़ें, आपने कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए, क्या क्या चीजें हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पर अब सुधार की डिमांड यहां पर कर रही हैं और उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाना चाहिए? कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं ये सिस्टम के अंदर ही जो चीजों को आगे नहीं बढ़ने दे पा रही है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की जरूरत है क्या? मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में 3 पॉइंट्स में समझा देता हूं। पहले तो माननीय रेल मंत्री जी को मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करना होगा। पीएचओडीज को स्पेशली इस असाइनमेंट के ऊपर डिप्यूट करना पड़ेगा और उनसे एवरी डे रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पे गाड़ी मेंटेन होती है वहां पे ठेकेदार काम करता है, उसको मॉनिटर करने वाला जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाला जो माइक्रो लेवल पे जो बंदा है जो काम कर रहा है, उसको ट्रेंड करके और जो इक्विपमेंट है उसकी टेस्टिंग करके, क्वालिटी की टेस्टिंग करके आप उसको इंस्टॉल करके रखें, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हमारे यहाँ ये 2 चीजों का बहुत ज्यादा मिसमैच है। तीसरी चीज जो है वो आती है इच्छा शक्ति। तो रेल मंत्री साहब के पास एक तो समय का अभाव है, ज्यादा मंत्रालय होने के कारण। दूसरा, अगर उनके पास अभाव नहीं है तो रेल मंत्री जी अपने साथ में उनका जो एडवाइजरी टीम रही है पिछले 3 सालों में, उसको वो किक आउट करें। वो गैंग है जो रेल मंत्री को मिसगाइड कर रही है और रेल बदनाम हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी, इससे प्रधानमंत्री और इससे देश की जनता त्रस्त है। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि रेल जो 22 कोच का एक ट्रेन चलती है, उसमें पहले क्या हो कि स्लीपर कोच 11 होते थे, 10 और 11। एसी के 5 कोच होते थे, एक फर्स्ट एसी का होता था, 3 सेकेंड एसी का होता था, 2 एसी 3 के होते थे। अभी क्या किया है, और 2 जनरल कोचेस होते थे आगे और 2 पीछे। तो उन सबको हटा करके अब क्या कर दिया है कि एक जनरल लगा दिया है आगे, एक पीछे, और एसी के स्लीपर कोच को जो 11-12 होते थे उसको 3, 4, 5 कर दिया। तो पैसेंजर्स का रश बढ़ गया अचानक, और जो एसी 3 के कोचेस बढ़ा दिए तो एसी 2 के कोचेस बढ़ा दिए। रेल एक नेशन की सर्विस है, ये कोई प्रॉफिटेबल सर्विस मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भारत की रेल है। बिल्कुल, ये लाइफलाइन इसको कहा जाता है। सर मेरे पास समय थोड़ा इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको। बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े। और ये लाइफलाइन है और इस लाइफलाइन में ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ खतरे में आ जाए, इस चीज को देना चाहिए यहां पर, क्योंकि एक हादसे के बाद सवाल उठते हैं लेकिन उन सवालों के जवाब अक्सर मिलते नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, और उम्मीद है कि आगे से इस तरह के जो हादसे हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।